कल हमने लास्ट पढ़ा देखा था, कौन सा, पीसीओएस, राइट। पीसीओएस हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने उसके सिम्टम्स देखे थे और क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ये हमने कंप्लीट किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट डिजीज है, ये भी गायनोलॉजिकल डिजीज है, दैट इज कॉल्ड मेनोरेजिया। इसको भारी मासिक धर्म या अत्यार्तव भी कहा जाता है। मेनोरेजिया, भारी मासिक धर्म या अत्यार्तव। सामान्य मासिक चक्र मोस्टली कितना होता है? 21 to 35 डे का होता है, जिसमें 4 से 7 डे का पीरियड टाइम होता है, ब्लीडिंग का टाइम होता है, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, जिसमें मोस्टली एक 25 से 80 ml ब्लड का स्राव होता है। यदि यह 7 दिन से अधिक या 80 मिली से अधिक हो जाए, उसे क्या कहते हैं? मीनोरेजिया कहा जाता है, राइट। अगर 7 डे से अधिक चल रहा है या 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशंस में इसको मीनोरेजिया कहा जाता है। ब्लड स्राव प्रत्येक 2 घंटे के लगभग में होता है, प्रत्येक 2 आवर्स के मिड में होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है? पादहस्त आसना का अभ्यास कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन, गोमुख आसन, उष्ट्रासन, कोण आसन हो गया, राइट, मत्स्य आसन। उसके बाद व्याघ्र आसन, वज्रासन, मार्जरी और सूर्य नमस्कार आदि का अभ्यास कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो मेंस्ट्रुअल डेज है, पीरियड के दौरान सिर नीचे करने वाले आसन निषेध है, क्लियर है। जिसमें भी हेड की पोजीशन नीचे आ रही है, इन्वर्टेड वाले आसनास अवॉइडेड होते हैं, उसका अभ्यास नहीं करेंगे। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और उज्जयी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है, क्लियर है। मेनोरेजिया। उसके बाद आता है मेनोपॉज, जिसको हम कहते हैं रजनोवृत्ति। मेनोपॉज, रजनोवृत्ति वह समय है जो मासिक धर्म चक्र के अंत को चिन्हित करता है। ये लास्ट फेज है। 12 महीने तक मासिक धर्म न होने के बाद इसका निदान किया जाता है। इसकी जो एज है, मैक्सिमम मिनिमम जो कही गई है, जो 40 to 50 वर्ष की आयु में हो सकती है। अब डिपेंड कर रहा है आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर, डिपेंड कर रहा है किस वेदर में आप रह रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, किस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां का जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीजें इसको इफेक्ट करती है, क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग एज आगे पीछे हो सकती है। रजनोवृत्ति, मेनोपॉज एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है, ये बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है, लेकिन शारीरिक लक्षण जैसे गर्म चमक, रजनोवृत्ति के भावनात्मक लक्षण जैसे आपकी नींद को बाधित कर सकते हैं, राइट। नींद ना आना आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं, थकावट फील होना, या भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, राइट। भावनाओं पे काबू न रहना, क्लियर है। इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं इन द मेनोपॉज। अगर आप ये देखें तो, अगर हेल्दी वजाइनल के वो देखें, हेल्दी वजाइना एंड यूट्रस के अगर आप शेप देखें, तो वो कैसा होता है, ये देखिए। यहाँ पे इसकी प्रॉपर इनर लाइनिंग है, एयर है, क्लियर है। और ये प्रॉपर हेल्दी है, पिलोपियन ट्यूब भी मैक्सिमम ओपन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वॉल जो था, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, यहाँ पे जो वॉल वाला एरिया था, ये क्या है, काफी चौड़ाई में है। लेकिन यहाँ पे देखिए वजाइनल जो वॉल है, ये क्या हो गया, काफी थिन हो गया, क्लियर है। अगर यहाँ पे देखें तो ये लाइनिंग आपको दिख रही होंगी ये, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे ये प्लेन हो गया, क्लियर है। जो वजाइना की जो लाइनिंग है, वो काफी ज्यादा ड्राई हो गया। और जो कैनाल है, राइट, वजाइनल जो कैनाल है, वो भी क्या होती है, काफी ज्यादा सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, क्लियर है। ये चेंजेस जो कि मेनोपॉज में होते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें? इरेगुलर जो पीरियड्स हो गए, अनियमित पीरियड हो गया, वजाइनल ड्राइनेस, राइट, काफी ज्यादा सूखापन फील होना योनि में, हॉट फ्लैशेस, अचानक बुखार वाली गर्मी महसूस करना,
चिल्स, ठंड लगना, नाइट स्वेट्स, रात को पसीना आना, राइट, स्लीप प्रॉब्लम्स, सोने में तकलीफ। क्लियर है? उसके बाद मूड चेंजेस, स्लीप प्रॉब्लम होगी, नींद की समस्या, राइट, मूड चेंजेस होना, वेट गेन होना, मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। क्लियर है? कारण क्या हो सकते हैं? प्रजनन हार्मोन की प्राकृतिक गिरावट, नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन हार्मोन्स, जो कि नेचुरली होता है, राइट, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जिसको कौन बनाते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, कम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू करते हैं, राइट, हार्मोन जो मासिक धर्म को नियंत्रित करते हैं और आपकी प्रजनन क्षमता में गिरावट आती है, राइट। ये क्या होता है? जो फॉलिकल्स है उसको कम बनाएगा, जो एग्स है उसको कम बनाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी क्या है? जो आपके गर्भाशय यूट्रस को हटाती है लेकिन आपके ओवरी को नहीं। हिस्टेरेक्टोमी क्या है? के गर्भ के सभी या कुछ हिस्सों को हटाने के लिए एक सर्जिकल ऑपरेशन है। हिस्टेरेक्टोमी क्या है? जो यूट्रस को रिमूव करती है, उसको सर्जरी का नाम क्या है? हिस्टेरेक्टोमी। क्लियर है? ये ओवरी को नहीं हटाती है। क्लियर है? या कुछ हिस्सों को हटा सकती है। कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, ये भी रीजन हो सकता है। प्राइमरी ओवरियन इनसफिशिएंसी, जब अंडाशय प्रजनन हार्मोन के सामान्य स्तर का उत्पादन करने में विफल हो जाते हैं। नॉर्मल लेवल का भी जो जितना चाहिए उस स्टेज तक आपका अगर हार्मोन क्रिएट नहीं होता है, सीक्रेट नहीं होता है, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यौगिक ट्रीटमेंट में क्या करा सकते हैं आप? सुखासन, उत्कटासन, वीरभद्रासन, सलंब शीर्षासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्तानासन, हलासन, विपरीत करनी, जानु शीर्षासन, उचित त्रिकोणासन और वीरासन का अभ्यास कराया जा सकता है। नेक्स्ट है पेरीमेनोपॉज, ये उसके पहले का टाइम है। पेरीमेनोपॉज का अर्थ है रजनोवृत्ति के आसपास, और उस समय को संदर्भित करता है जिसके दौरान आपका शरीर इसके लिए जो ट्रांजिशन फेज होता है उसमें एंटर कर रहा होता है, जो प्रजनन वर्षों के अंत को चिन्हित करता है। पेरीमेनोपॉज को रजनोवृत्ति संक्रमण काल भी कहा जाता है, मीन्स स्टार्टिंग ऑफ मेंसूर स्टार्टिंग ऑफ मेनोपॉज। अगर जैसे आप रजनोवृत्ति जैसे लक्षण का भी अनुभव कर सकते हैं, सेम मेनोपॉज वाले सिम्टम्स होंगे, जैसे कि नींद का समस्या और ड्राइनेस इन द वजाइना। एक बार जब आप मासिक धर्म की अवधि के बिना लगातार 12 महीनों से गुजरते हैं तो आप आधिकारिक तौर पर मेनोपॉज तक पहुंच गए हैं होते हैं, और पेरीमेनोपॉज की अवधि खत्म हो जाती है। क्लियर है? जब कंटिन्यूअस 12 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए या ना चले, तो उस कंडीशन में ये स्थिति खत्म हो जाती है और मेनोपॉज वाली स्टेज आ जाती है। क्लियर है? पेरीमेनोपॉज बाद वाला। सिम्टम्स इसमें भी सेम हो सकते हैं, रेगुलर हो गया, हॉट फ्लैशेस, स्लीप प्रॉब्लम, मूड चेंजेस, वजाइना में ब्लैडर प्रॉब्लम, डिक्रीजिंग फर्टिलिटी, चेंजेस इन द सेक्सुअल फंक्शन, लॉस ऑफ बोन, रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। और चेंजिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं ना। रीजन क्या हो सकता है? पेरीमेनोपॉज एस्ट्रोजन कम होने का परिणाम है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमने दो पढ़ा था ना, तो एस्ट्रोजन कम होने का परिणाम क्या है? पेरीमेनोपॉज। यौगिक ट्रीटमेंट जैसे मेनोपॉज में हमने देखा सेम होगा। आसन में आप ताड़ासन, वीरभद्रासन, त्रिकोण और मार्जरी आसन भी इंक्लूड कर सकते हैं, और प्राणायाम सेम ही रहेगा जो कि हमने मेनोपॉज में देखा। मुद्रा बंद में ध्यान का अभ्यास करा सकते हैं। इसमें दो चीजें आई हैं, एक तो प्री नेटल और एक पोस्ट नेटल। दो चीजें और हमारे सिलेबस में है,
प्रीनेटल क्या है? ANC बिफोर बर्थ, एंटी नेटल कोन. प्रीनेटल केयर मीन्स एंटी नेटल कोन. ANC is the care you receive from the healthcare professional during your pregnancy. ANC क्या है? एंटीनेटल कोन, जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम जो हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ANC. यू विल बी ऑफर्ड अ सीरीज ऑफ अपॉइंटमेंट्स हो गया, चेकअप्स हो गया विथ अ midwife or sometimes with a doctor who specialize in the pregnancy and birth. क्लियर है? चेकअप्स हो गए आपके, ठीक है, विजिटिंग डॉक्टर्स की विजिटिंग हो गई. ड्यूरिंग कोर्स चेकअप्स प्रेग्नेंट वुमेन विल रिसीव मेडिकल इंफॉर्मेशन ओवर मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस एंड प्री नेटल न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग प्री नेटल विटामिन. इसमें जो डॉक्टर्स के द्वारा सजेशंस दिए जाते हैं आपको, न्यूट्रिशन हो गए, राइट, जो चेंजेस आपके हो रहे हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है. पोस्टनेटल केयर क्या है? PNC आफ्टर बर्थ. पोस्टनेटल केयर, PNC is care you receive from the healthcare professional after birth of children. प्रेगनेंसी के बाद की है. पीरियड लास्ट 6 to 8 weeks beginning right after the baby is born. उसके बाद कितने टाइम बाद शुरू होता है? 6 to 8 weeks आफ्टर प्रेगनेंसी जो पीरियड्स टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है. ड्यूरिंग जो इस पीरियड जो होगा, जो 6 से 8 वीक तक ये आपको केयर मिलता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द मदर गोज थ्रू मेनी फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस. इस टाइम में क्या होता है? काफी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं. इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर रेस्ट, न्यूट्रिशन, वजाइनल केयर. इनमें ये सारी चीजें शामिल होती हैं. उपरोक्त दोनों टाइम सिचुएशन के अनुसार हल्के व्यायाम ही होंगे जिसमें ध्यानात्मक और योग निद्रा आदि प्रमुख है. प्रीनेटल और पोस्टनेटल में इसमें नॉर्मल चीजें ही करेंगे, राइट, कुछ अलग चीजें नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब हम मूव करेंगे डाइजेस्टिव के ऊपर, राइट, जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. गायनोलॉजिकल क्लियर हो गया? मेघा जी, वेदन जी, भूमि जी, गायनोलॉजिकल क्लियर है सारे? जी सर. यस सर. ठीक. नेक्स्ट हम मूव करते हैं गैस्ट्राइटिस. गैस्ट्राइटिस क्या है? जिसको जठर शोथ कहते हैं, आमाशय, स्टमक की जो परत होती है, ये क्या है? स्टमक की परत की सूजन. गैस्ट्राइटिस की सूजन सबसे अधिक उसी जीवाणु से संक्रमण का परिणाम है जो पेट के अल्सर का कारण बनता है. जो अल्सर की प्रॉब्लम होती है ना, उसी के कारण ये भी होता है. क्लियर है? कुछ दर्द निवारक के नियमित उपयोग और बहुत अधिक शराब पीना भी गैस्ट्राइटिस का कारण हो सकता है. जो कुछ मेडिसिन ले रहे हैं आप, पेन किलर, इसके कारण भी ये हो सकता है. गैस्ट्राइटिस अचानक तीव्र गैस्ट्राइटिस हो सकता है या समय के साथ धीरे धीरे प्रकट हो सकता है, जिसको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं. सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसमें? आपके ऊपरी उदर में दर्द या जलन, राइट, वॉमिटिंग फील होना, खाने के बाद आपको ऊपरी पेट में, ऊपरी स्टमक के ऊपरी भाग में परिपूर्णता की अनुभूति, राइट, काफी ज्यादा फील होगा कि आपने काफी ज्यादा खा लिया है, हैवीनेस फील होना ना. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल जो एसोफेगस वाला एंटर हो रहा है स्टमक के अंदर, राइट, और इनसाइड में अगर आप देखें, जो अंदर की लेयर होती है सबसे ऊपर वाली, जिसमें आपका HCl रिलीज होता है, ये गैस्ट्राइटिस इन्फ्लामेशन, जो कि आपके जो इनर लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जलन होना स्टार्ट हो जाता है. क्लियर है? जिसके कारण ये क्रिएट होता है. कारण क्या हो सकता है? अगर हम बात करें कारण की, तो आपके उदर की जो दीवार की रक्षा करने वाला जो बलगम की जो परत होती है, म्यूकस की, राइट,
परत की बाधा को कम करने या चोट लगने से आपके पाचन रस को नुकसान पहुंचता है और आपके उदर की परत को नुकसान पहुंचता है। डन। और अगर हम बात करें तो कई बीमारियां और स्थितियां, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं या कंडीशंस भी हैं जो गैस्ट्राइटिस के जोखिम को बढ़ा सकती है, जिसमें क्रोहन डिजीज है और सैको सार्को सार्काइडोसिस, जिसको हम सार्काइडोसिस कहते हैं, शामिल है। एक ऐसी स्थिति, सार्काइडोसिस क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर में जो दाहक कोशिकाएं होती हैं, दाहक कोशिकाएं कौन सी हैं? जो इन्फ्लामेशन स्टार्ट करती हैं, राइट, जो इन्फ्लामेशन स्टार्ट करती हैं उसका संग्रह बढ़ना शुरू हो जाता है। क्लियर है? इसको जोखिम इसके जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों में और भी चीजें शामिल हो सकती है, जैसे बैक्टीरियल संक्रमण हो गया, जिसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, राइट, ये मेन होता है। हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी है, इस बैक्टीरिया की वजह से भी ये संक्रमण होता है, गैस्ट्राइटिस होता है। दर्द निवारक दवाओं का उपयोग, जैसे कि एस्प्रिन हो गया, इबुप्रोफेन हो गया, राइट, जिसमें एडविल हो गया, मोट्रियन आईवी आदि हो गए, एंड नेप्रोक्सन। क्लियर है? इनके कारण भी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है अगर इसका ज्यादा यूज कर रहे हैं। जो एज का बढ़ना इस कंडीशंस में भी होना शुरू हो जाता है। अत्यधिक शराब का उपयोग, एल्कोहल अगर मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, स्ट्रेस है, राइट, आपके अपने शरीर में कोशिकाओं का हमला, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, राइट, पेट जिसे स्वप्रतिरक्षित जठरसोत कहा जाता है, ऑटो इम्यून जठरसोत अधिक है, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस विटामिन B12 की कमी से जुड़ा भी हो सकता है। क्लियर है? इससे भी जुड़ा हो सकता है, विटामिन B12 की कमी से भी हो सकता है। क्लियर है? अन्य रोग और स्थितियां, अदर डिजीज भी इसके कारण हो सकते हैं। क्लियर हो गया? गैस्ट्राइटिस क्या क्या इसके रीजन हो सकते हैं और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे इनडाइजेशन, जिसको अपच कहते हैं, जिसे अजीर्ण भी कहा जाता है। एक सामान्य शब्द है जो आपके ऊपरी आमाशय, ऊपर वाला जो स्टमक का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, में असुविधा का निरूपण करता है। अपच कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। क्लियर है? सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके? भोजन के दौरान शीघ्र पूर्णता अनुभूति, राइट। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में क्या होता है, आप थोड़ा सा भी खाना खाएं तब भी आपको ऐसा फील होगा कि काफी ज्यादा हैवी हो गया या पेट भर गया आपका। भोजन के बाद असहजता से पूर्णता का एहसास, अनुभूति, राइट, असहज फील करना, आपको बेचैनी फील होना स्टमक के ऊपरी भाग में, राइट, स्टमक के ऊपर वाले हिस्से में आपको जलन फील होना, जलन होना, स्वेलिंग आ जाना और जी मिचलाना, ये सिम्टम्स हैं इसके, राइट। ये देखिएगा नॉर्मल, ये इस तरीके का होता है, और अगर यहाँ पे वार्निंग सेंसेशन फील होना स्टार्ट हो जाता है। एसिड एंड स्टमक कंटेंट्स बैकअप इनटू द एसोफेगस। जो एसिड होता है HCl, वो कहाँ की तरफ आना शुरू हो जाता है? ऊपर की तरफ, एसोफेगस में। तो एसोफेगस में आएगा तो वो वार्निंग सेंसेशन फील कराएगा। इसके कारण क्या हो सकते हैं? ज्यादा खाना या जल्दी जल्दी खाना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है जल्दी जल्दी खाने की, है, राइट। या तो कई बार पार्टी में जा रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, राइट, अलग अलग डिशेस हो, तो उस कंडीशन में होता है कि खाना तो सभी है, तो उस कंडीशन में कई बार आप एक्स्ट्रा खा लेते हैं। अगर आप फैट से रिलेटेड चिकना या मसालेदार भोजन ले रहे हैं तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आप कैफीन, राइट, जैसे कॉफी और चाय, इनमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है,
शराब हो गया, चॉकलेट हो गए, अगर इनका सेवन ज्यादा करते हैं तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कार्बोनेटेड पेय, कार्बोनेटेड पेय में आपके कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगे, राइट। कोल्ड ड्रिंक्स का यूज अगर आप करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। धूम्रपान हो गया, स्मोकिंग, स्ट्रेस हो गया, कुछ एंटीबायोटिक्स जो पेन किलर्स होते हैं, एंटीबायोटिक हो गई, दर्द निवारक दवाएं हो गई, या आयरन की खुराक ले रहे हैं तब भी ये क्रिएट हो सकता है। कभी कभी अपच या अन्य पाचन स्थितियों के कारण होता है, राइट, जिनमें क्या हो सकता है, स्टमक में सूजन हो गया, आमाशय में सूजन, आमाशय आपका जो आंत है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर हो गया, सीलिएक डिजीज होता है उसके कारण हो सकता है, राइट। आपके पित्त में पथरी हो गया, ब्लैडर में कब्ज हो गया, कॉन्स्टिपेशन, राइट। पेनक्रियाज की जो स्वेलिंग है ये भी हो सकता है, आमाशय का कैंसर हो गया, क्लियर है। और आंतों की रुकावट, अगर उसमें भी कोई रुकावट है तब भी यह प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्लियर है। या इंटेस्टाइन में ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाना, क्लियर हुआ। इंडाइजेशन, अगर हम इंडाइजेशन और गैस्ट्राइटिस के ट्रीटमेंट की बात करें, यौगिक उपचार की बात करें, तो उसमें क्या करा सकते हैं आप, कुंजल, नौली, नेति, व्याघ्र क्रिया, लघु संघ प्रक्षालन और अग्निसार क्रिया का अभ्यास करवा सकते हैं। आसनों में आप पवन मुक्तासन, वज्रासन, मंडूकासन, शशांकासन, मकरासन, पश्चिमोत्तानासन हो गया। उसके बाद मस्तेंद्र आसन और भुजंग आसन का अभ्यास कराया जा सकता है। प्राणायाम में भस्त्रिका और सूर्यवेदी ज्यादा हेल्पफुल है। मुद्रा बंद में जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और महाबंद का अभ्यास करवा सकते हैं। शीतलीकरण और ध्यान में यौगिक श्वसन और शवासन का अभ्यास करवाया जा सकता है, क्लियर हुआ। इंडाइजेशन और गैस्ट्राइटिस। अब हम देखते हैं अल्सर। नेक्स्ट डिजीज है अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या है, एक खुले घाव है। पेप्टिक अल्सर क्या है, एक खुले घाव है जो पेट के अंदरूनी परत और आपके छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है के ऊपरी हिस्से में विकसित होता है। कहाँ पे स्टमक का जो लेयर है और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी हिस्से में, स्टार्टिंग वाले में। पेप्टिक अल्सर में शामिल है क्या क्या चीजें, आमाशय के अंदर होने वाले गैस्ट्रिक अल्सर, जो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक अल्सर हो रहे हैं वो भी, ड्यूडोनल अल्सर जो कि ड्यूडोनियम वाले पार्ट में हो रहे हैं। ड्यूडोनम कहाँ पे था, छोटे ड्यूडोनम आंत, कौन सा पार्ट था किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग वाला हिस्सा। तीन कौन कौन से थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट बताइए, कौन बता रहे हैं। जेजुनम, डिओडिनम, जेनेनम, जेजुनियम और इलियम। बढ़िया, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, क्लियर हुआ। या तो ड्यूडेनम अल्सर हुआ जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग के अंदर होता है। पेप्टिक अल्सर के सबसे आम कारण क्या है, जिसमें बैक्टीरियल हेलिक बैक्टर पाइलोरी, ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है, कौन सा, हेलिको बैक्टर पाइलोरी, एएच पाइलोरी के साथ संक्रमण और एस्प्रिन जैसे उत्तेजक दवाओं का कंटिन्यूअस अगर आप यूज कर रहे हैं, राइट, नॉन स्टेरॉइडल एस्प्रिन एंड नॉन स्टेरॉइडल जो मेडिसिन होते हैं, अगर इसका यूज कर रहे हैं तो अल्सर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इस तरीके से अल्सर होता है, ठीक है। ये बीच बीच में देखिए इनके दीवारों में, ये ड्यूडोनल अल्सर हो गया जो कि ड्यूडोनम में है, और ये गैस्ट्रिक अल्सर हो गया स्टमक वाले पार्ट, क्लियर है। इस तरीके के घाव हो जाते हैं आपके लेयर में।
तनाव और मसालेदार भोजन से पेप्टिक अल्सर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई ये कहे कि किससे हो रहा है, तो तनाव से नहीं होता, ना ही मसालेदार भोजन से पेप्टिक अल्सर होता है। क्लियर है? सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? स्टमक में काफी ज्यादा जलन फील होगी, राइट? पेट फूलना, सूजन, राइट, या वोमिटिंग सा फील होना, राइट? वसा युक्त भोजन असहिष्णुता मीन्स अनकंफर्टेबल फील होना, ठीक है? अनकंफर्टेबल, जी मिचलाना, पेट का एसिड दर्द को और ज्यादा बढ़ाता है, या एसिड अक्सर खाली पेट होने के कारण होता है। अगर आप काफी टाइम तक कुछ नहीं खाते हैं, तो उस कंडीशंस में ये एसिड क्या होगा, अल्सर की प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। कुछ खाद्य पदार्थ खाने से या एसिड कम करने वाली दवा लेने से अक्सर दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है, राइट? अल्सर के गंभीर लक्षण हो सकते हैं, जैसे अगर आप कुछ ऐसे दवा है, उत्तेजक दवाएं हैं जिसका आप लंबा यूज कर रहे हैं, या खून की उल्टी जो लाल या काली दिखाई दे सकती है, ये सिम्टम्स है, राइट? ब्लीडिंग होना जो कि रेड या ब्लैक हो सकती है, मल या मल के गहरे रंग जो कि काले या टेरी होते हैं, हार्ड या ब्लैक रंग के स्टूल, सांस लेने में कठिनाई होना, बेहोश होने जैसा, अस्पष्टीकृत वजन घटना, कंटिन्यूअस वेट डाउन होना, भूख में परिवर्तन, और उल्टी अथवा मितली फील होना, जी मचलाना। कारण क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर तब होता है जब पाचन तंत्र में एसिड क्या होता है, आमाशय या स्मॉल इंटेस्टाइन की आंतरिक सतह से दूर हो जाता है। क्लियर है? ऊपर या नीचे की तरफ अगर एसिड मूव कर रहा है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, वो उसकी परत को जला देगा, जो कि घाव क्रिएट करेगा। क्लियर हो गया? ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? जलनीति हो गया, लघु शंख प्रक्षालन हो गया, वज्रासन, शशांक आसन, पवन मुक्तासन, मरकट आसन, मकर आसन या सूर्य नमस्कार का अभ्यास करा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन का अभ्यास भी कराया जा सकता है। शवासन का अभ्यास लाभकारी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, राइट? कॉन्स्टिपेशन कब्ज पाचन तंत्र की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति या जानवर का मल क्या होता है, बहुत हार्ड हो जाता है तथा मल त्याग में कठिनाई होती है। कब्ज आमाशय की स्वाभाविक परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें मल निष्कासन की मात्रा कम हो जाती है, मल कड़ा हो जाता है और उसकी आवृत्ति घट जाती है, या मल निष्कासन के समय अत्यधिक बल प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर है? ये आप देख रहे होंगे, इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन में है वो स्टूल क्या है, वो जगह जगह पे हार्ड होके रुक जाता है। क्लियर है? ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या मोस्टली इसमें होती है। रीजन क्या हो सकता है? कब्ज सबसे अधिक तब होता है जब पाचन तंत्र के माध्यम से अपशिष्ट या मल बहुत धीरे धीरे चलता है, या मलाशय से काफी प्रभावी ढंग से समाप्त नहीं किया जा सकता है प्रॉपर, अगर वो रिलीज नहीं होता है, जिससे कठोर होकर सूखा हो सकता है। क्लियर है? क्लोन और रेक्टल ब्लॉकेज, राइट? ये क्या है? मृदा और मलाशय के आसपास के नसों के साथ समस्याएं हो सकती हैं, राइट? इसके कारण में क्या शामिल हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं इसके, जिसमें अगर हम बात करें तो ऑटोमिक जो न्यूरोपैथी है, राइट, मल्टीपल साइक्लोरोसिस है, पार्किंसंस डिजीज है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, या स्ट्रोक, इसके कारण ये क्रिएट हो सकता है। क्लियर है? उन्मूलन में शामिल मांसपेशियों के साथ कठिनाई जो कि इसको हेल्प करता है आउट करने के लिए, उनमें अगर मसल्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशंस में ये क्रिएट हो सकता है। इसमें जो स्टूल को रिमूव करने में शामिल पेल्विक जो मसल्स होती हैं उसमें समस्याएं, राइट, पुराने कॉन्स्टिपेशन का
कारण हो सकता है। क्लियर है? इन समस्याओं में निम्नलिखित घटक शामिल हो सकते हैं, जैसे मल त्याग करने के लिए श्रोणि की मांसपेशियों को शिथिल करने में असमर्थता, श्रोणि की जो मांसपेशियां होती है पेल्विक की, विश्राम और संकुचन को सही ढंग से समन्वित नहीं करती है, राइट, या मसल्स वीक है, राइट। ऐसी स्थितियां जो शरीर में हार्मोन को प्रभावित करती हैं। हार्मोन आपके शरीर में तरल पदार्थ को संतुलित करने में मदद करते हैं, जो लिक्विड है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और हार्मोन के संतुलन को परेशान करने वाले रोग और स्थितियां क्या होती है, कब्ज का कारण बन सकती हैं, जिसमें शामिल क्या है, मधुमेह हो गया, डायबिटिक, ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्रंथि, राइट। अगर ओवर एक्टिवेटेड है इस कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और गर्भावस्था, प्रेगनेंसी हो गया, अंडर एक्टिव थायराइड हो गया, राइट, पुराने कब्ज हो गए, वयस्कता हो गई, वयस्कता हो गई, राइट। महिलाओं में एक जोखिम हो सकता है, जैसे डिहाइड्रेट होना, फाइबर से ऐसे फूड लेना जिसमें फाइबर कम हो, या कोई शारीरिक गतिविधि ना होना। यौगिक ट्रीटमेंट, संघ प्रक्षालन के सभी आसन कराए जा सकते हैं, आगे और पीछे मोड़ने वाले आसन जो हमने ऊपर देखा, उसके भी इंडाइजेशन वाले भी करा सकते हैं आप। पेट पर दबाव वाले आसन, लघु संघ प्रक्षालन, अग्निसार, नौली, बस्ती, शीतली और शीतकारी को छोड़कर सभी, क्योंकि शीतली और शीतकारी ठंडा है, आपको एक्टिवेट करने वाले करने होंगे जो कि एनर्जी क्रिएट करें। सूर्य वेदी करवा सकते हैं आप, ठीक है। शीतलीकरण में योग निद्रा का अभ्यास कराया जा सकता है, इसको हम कल देखेंगे, ठीक है। डायरिया से कल आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर आईबीएस देखेंगे और उसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है सभी को? यस, नॉर्मल है, आपने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है, बस एक बार रिवाइज हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते, आप लोग सभी मास्टर्स करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही है इसको, और डेली आसपास में भी आप लोग इसको देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बट एक बार देख लेंगे, यौगिक ट्रीटमेंट आप ध्यान देते जाइए, तो क्वेश्चन आए तो छूटे ना, फिर आप समझ पाए।